थोड़े मेरे प्री में अच्छे भी आ रहे थे, 150 के आसपास आ रहे थे 2023 वाले प्री से पहले मॉक में। तो उसमें मेरे 141 आए थे और मेरा 2023 प्री नहीं हुआ था मेरा। तो वो एक टाइप का सदमा भी था मेरे लिए। जो सर बोलते थे ना, कोई भी सर हो अपने जो टीचर होते हैं, उनके हम मानते नहीं है। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या। हाँ, मैं लाइब्रेरी जाता था ना, तो पिछले 1 साल से मैं मोबाइल साथ में नहीं लेके जाता था। अच्छा, मोबाइल लेके नहीं जाता था? लाइब्रेरी में 50 ज्ञानचंद बैठे हैं, 50 से राय मत लो। उनमें से एक होता है वो सबको ज्ञान देता है और उसका सिलेक्शन भी नहीं होता। नहीं होता है, अभी भी नहीं हुआ। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? शेड्यूल क्या बनाते थे पढ़ने का? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज मेरे साथ जो बैठे हुए हैं वो हैं श्रवण वो वाले नहीं, श्रवण चौधरी, जिनका 2024 एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है और इनको एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस मिला है और अभी इनकी ज्वाइनिंग हो गई सर? जी सर, हो गई। तो आइए इस बच्चे से मुलाकात कराते हैं आपकी और इसके संघर्षों के बारे में जानते हैं, इससे कुछ बढ़िया चीजें निकलवाते हैं जो आपके काम आ सके। तो श्रवण, स्वागत है बच्चे आपका। जी सर, थैंक यू सर। कति रिलैक्स होके बैठ, ठंडा हो गया ना, बिल्कुल शांति से। वैसे भी राजस्थान के बालक तो ठंडे रहते हैं, मतलब बहुत शांत स्वभाव के रहते हैं। अच्छा, तेरा नाम श्रवण चौधरी क्यों रख दिया भाई घर वालों ने? तो काम कर रहा है कुछ श्रवण वाले कि नहीं कर रहा? जी सर, बिल्कुल किया है मैंने। क्या किया बता? माँ बाप की पूरी सेवा करता है? जी सर, घर पे काम भी करता हूँ, जो घरेलू काम होता है वो भी कर लेता हूँ मैं, और अच्छा पढ़ भी लेता हूँ। और आजकल तो माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा कामयाब हो जाए। हाँ जी, है ना, कामयाब हो जाए तो बोला मेरा बच्चा श्रवण ही हो गया। देखो, श्रवण में क्या था कि वो माँ बाप की उस तरीके से सेवा करता था जिसमें माँ बाप बहुत खुश होते थे, और आज के माँ बाप खुश होते हैं अपने बच्चे की कामयाबी को देखकर, है ना। तो श्रवण, ये बता कि तेरे मदर और फादर साहब कैसे, घरेलू हैं, ग्रामीण में हैं, जमींदार हैं या नौकरी करते हैं, कैसे हैं परिवार और परिवार का सदस्य बता? खेती करते हैं पापा जी, फार्मिंग का काम करते हैं। कहाँ से हो राजस्थान में? मैं मेड़ता नागौर राजस्थान से हूँ सर। नागौर से? हाँ जी सर। ब्रिलियंट। हाँ। अच्छा, मम्मी पापा दोनों ही खेती करते हैं? और कितने भाई बहन हो? खेती का काम, एक बड़ा भाई है और 2 बहनें हैं मेरी। बड़ा भाई क्या करता है? बड़ा भाई खेती में ही काम करता है भाई। अच्छा, और हाँ जी सर। 2 छोटी बहनें, बड़ी बहनें? बड़ी बहनें वो राजस्थान रीट की होती है ना, उसकी तैयारी कर। अच्छा, उसकी तैयारी करें। तो तेरे घर में तो मुझे लग रहा है पहली सरकारी नौकरी है। हाँ जी सर, बिल्कुल, है ना। और ये भी भाई 4600 ग्रेड पे और मतलब बेहतरीन है। बिल्कुल सर, है ना, पहली सरकारी नौकरी और ग्रुप बी होगी ना ये तो? हाँ, ग्रुप बी है। अभी तेरी सैलरी आई नहीं आई है? नहीं सर, अभी तो 10 दिन हुआ है ज्वाइन। अच्छा, ज्वाइन किए हुए 10 दिन हो गए। ब्रिलियंट यार, मतलब ये तो बड़ा प्राउड मोमेंट होगा। अच्छा, तेरे गांव में कितने बच्चे लगे हैं एसएससी के थ्रू? सर, मेरे एरिया में शायद तक मैं पहला ही हूँ जो। अच्छा, तेरे गांव छोड़ो, तेरे एरिया में पहला बड़ा पहला ही हूँ, क्योंकि गांव में एसएससी को जानते ही नहीं है। एसएससी क्या होती उनको, मतलब राजस्थान पुलिस में हो गया, रीट में हो गया, या फिर कोई और 2 राजस्थान की जो वैकेंसी होती है, या फिर बैंकिंग में हो गया कोई ज्यादा से ज्यादा। और ये एसएससी के बारे में नहीं जानकारी नहीं। जितनी यूपी और इधर है बिहार में एसएससी की जानकारी, उतनी राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में अब बढ़ रही है। आज से 5 साल पहले तो कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता, सच बात है। हाँ। और जो मेरी एएसओ जिसमें सिलेक्शन हुआ है, जो एएसओ पोस्ट है, उसके बारे में पूरे गांव में कोई नहीं जानता है। हाँ, तो उसकी वैल्यू भी नहीं बनी। वो तो सिपाही की वैल्यू ज्यादा करते होंगे गांव वाले। तो बिल्कुल। इसको पोस्ट को जानते ही नहीं। राजस्थान पुलिस लग जाता है ना, तो उसको ज्यादा जानते हैं। और मेरे वाला थोड़ा सा ऐसे उनको नॉर्मल लग रहा है। हाँ, लेकिन वो जिस दिन इस कल्चर को पता देखेंगे, पहचानेंगे, तब पता चलेगा कि एएसओ सीएसएस क्या रहता है। जी सर। है ना, जिसके पोस्ट का नाम ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है। हाँ जी सर। और जो पहला प्रमोशन होता है वो सेक्शन ऑफिसर रहता है, और वो गस्टेड पोस्ट होती है। हाँ, गेजेटेड पोस्ट, है ना, तो उसकी बड़ी वैल्यू है। लेकिन गांव में गस्टेड पोस्ट तो जानते होंगे, गस्टेड पोस्ट तो बड़ी वैल्यू रखता है। हाँ, जो 12th में होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो वाले। और जी सर, गांव में ऐसे भी बोलते हैं कि जो एएसओ होता है वो एलडीसी होता है। ऐसे अपनी धारणा बना रखी होती है, अपनी धारणा बना लेते हैं। और दूसरा ये है कि जब खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ, देखो 2 चीजें है ना, या तो खुद बड़े बन जाओ या ना बनो, तो जो बड़ा बना उसको छोटा करो। जी सर। तो इस तरह छोटा करते हैं। लेकिन स्टेट की किसी भी जॉब से बहुत बेहतर है एएसओ सीएसएस। लाइफ टाइम दिल्ली रहना है, जी सर। है ना, मिनिस्ट्री में रहना है, सारे दिन एसी में बैठना है,
और मैं अभी थोड़े दिन पहले कहावत पढ़ भी रहा था कि जिन्होंने ना अपनी तैयारी के दिनों में गर्मियां झेली हैं उन्हीं के कमरों में एसी लगे मिलते हैं। जी सर। तो ये राजस्थान का बच्चा, इन्होंने बड़ी मेहनत की होगी तभी इनको ये मिली। अच्छा, मुझे अब अपनी कोचिंग के बारे में डिटेल में बता। जी सर, मैं बीएससी करता था, ठीक है, वो रेगुलर भी जाता था। बिल्कुल। पर फाइनल ईयर में मुझे मतलब हम सब बच्चों को लगा कि अब कंपटीशन करना चाहिए हमको, ठीक है। तो फाइनल ईयर में जुलाई आ गई। हाँ। और वही है, अपना दिमाग में वही रहता है, गर्मी की छुट्टी चली गई, अब कुछ करना है। हाँ। वही दिमाग में रहता है अपने। बिल्कुल। तो मैंने तो कोर्स लिया था जुलाई 2022 में, ठीक है। केरियल से। और मैं लाइब्रेरी गया था, लगभग 15 दिन गया था मैं लाइब्रेरी ऐसे। अच्छा। मतलब शुरू की थी, 15 दिन गया था। तो वही नागौर में कहीं? हाँ, जयपुर में। अच्छा, जयपुर में। जयपुर में आ गए थे, ठीक है। तो किसी ने बोला था तो यूट्यूब से ही कर सकता है। अच्छा। तो मैंने कभी रीजनिंग की क्लास देखता था, कभी मैथ की देखता था, पर वो मेरे से नहीं हुआ। भटकाव ज्यादा था। कभी ये चैनल, कभी ये चैनल, कभी वीडियो चैप्टर देखता था, फिर भी ऐसा लगता था कुछ रह गया। हाँ। तो लाइब्रेरी में एक बैंकिंग में सिलेक्टेड था और कुछ कर रहा था तैयारी। अच्छा। वैसे भी सारे ही पढ़ रहे थे, पर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कैरियर का ही सुझाव दिया। अच्छा, तब तुझे पहली बार कैरियर के बारे में पता चला? हाँ। उस बच्चे के थ्रू? जी सर। तो फिर मैं धीरे धीरे लाइब्रेरी में आता था, तो मुझे सब कैरियर वाले ही मिले थे। मतलब जिस भी किसी बार देखो एसएससी का ऑनलाइन ले रखा है, वो कैरियर का ही है। कैरियर ऐसे। हाँ जी। नहीं, कैरियर के टीचर्स की बड़ी मेहनत है, और जो टीम है उनकी बड़ी मेहनत है। मुझे एसएससी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, और कोई टीचर्स के बारे में नॉलेज नहीं था। पहली बार लिया था, और जो पढ़ाया था बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड था, और सारे समझ में आ रहे थे मेरे को। तो बस ठीक है मेरे लिए। अच्छा, 2022 में तूने पहली बार परचेज किया ऑनलाइन? किस सब्जेक्ट का तूने परचेज किया था कैरियर से? इंग्लिश में किया था गोपाल वर्मा सर का। बिल्कुल। और रीजनिंग में किया था पीयूष वार्षानी सर। हाँ, पीयूष वार्षानी सर का। हाँ। और जीके में मिक्स आते हैं सब। अच्छा, मिक्स, अभिषेक सर और विवेक सर। ठीक है, ब्रिलियंट। अच्छा, तो श्रवण चौधरी साहब, मुझे ये बताओ कि नोट्स क्यों नहीं बनाए आपने, और नोट्स कैसे बनाए, और नोट्स क्यों जरूरी है, क्योंकि तू परफेक्ट आदमी उस चीज के लिए। जी सर, अब मैं आगे बताऊं तो मैंने गोपाल वर्मा सर का कोर्स लिया था, और लाइव के चक्कर में, और मैंने ग्रामर के नोट्स तो चैप्टर के बना रहा था, पर उसमें मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। सर बोल भी रहे थे प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल। जो चैप्टर, जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, पर मैंने उन मानी नहीं। फिर सबसे बड़ी गलती है। हाँ, सबसे बड़ी गलती है ये। मेरे को जयदीप सिंह सर का कोर्स वापस लिया मैंने। अच्छा, जयदीप सर का वापस लिया? हाँ, कोर्स ही वापस लिया, और मैंने वापस से नोट्स भी बनाए थे, क्योंकि पहली बार तो बिल्कुल भी समझ में आ रहे थे। अच्छा, इसीलिए शायद तुझे 3 साल लग गए अब सिलेक्शन में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि रणनीति गलत हो गई। हाँ, रणनीति गलत थी। मैं जो सर बोलते थे ना, कोई भी सर हो, अपने जो टीचर होते हैं, उनके हम मानते नहीं है। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या। हाँ, जबकि अपन खुद की मन की करते हैं, अपनी करते हैं, गलती है। और जबकि सच बात ये कि पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए, आप टीचर लाइव पढ़ा रहा, आप उसको लाइव मत पढ़ो, है ना। बेटर उसको रिकॉर्डेड देखो। ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डेड देखो। और लाइव में एक और दिक्कत होती है कि अपन जो चीज अपन को रुक के समझनी चाहिए थी, उसमें तो अपन लिख रहे हैं, तो अपने को उसमें या तो अपन लिख पाएंगे या फिर अपन समझ पाएंगे, एक ही चीज। हाँ। और इसीलिए तेरे को भी 3-3 साल लगे, और ऐसे ही बहुत सारे बच्चों को। मैं तो फिर से इसी चीज को दोहराऊंगा, तैयारी करने का एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीका, जो सब्जेक्ट सबसे मुश्किल लगता है सबसे पहले उसको पकड़ो, उसको तैयार करो, 1 महीना सिर्फ उसको पढ़ो, अपनी रणनीति बनाओ जो आपको दिल करता है। हर 1 सप्ताह बाद उस स्ट्रेटजी को एनालिसिस करो कि वो ठीक जा रही है, गलत जा रही है, और चेंज करो। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जैसे मान लीजिए इंग्लिश वाले टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाया कि भाई आप प्रैक्टिस भी साथ साथ करो। आप क्या लाइव के चक्कर में फंसे रहते हैं, तो आप लाइव पढ़ते रहे, तो 1 सप्ताह बाद सोचो कि हमने क्या मिस कर दिया या क्या अचीव किया। बेटर तरीका क्या है? बेटर तरीका ये है कि आप लाइव पढ़ो या रिकॉर्डेड पढ़ो, और जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद उन क्लासों को थोड़ी देर के लिए बंद करो, 2-3 दिन के लिए, और बुक उठाओ या पीडीएफ उठाओ और उस चैप्टर की पूरी प्रैक्टिस करो। बल्कि जो वीडियो टीचर ने पढ़ाई उन वीडियो को दोबारा से देखो, एक बार जाके 2x की स्पीड पे, 3x की स्पीड पे, अपने नोट्स को एक बार दोबारा रिवाइज करो। मजा उस चीज में है कि आप एक स्टेप लें, लेकिन वो स्टेप सॉलिड उठाएं, फिर अगला स्टेप लें, फिर उससे अगला स्टेप। जैसे श्रवण ने गलती करी
कि इसने गोपाल वर्मा सर की इंग्लिश पढ़ी हाँ, और बस ये पढ़ता चला गया, नोट्स भी बनाए लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस नहीं। बाद में इसको लगा कि टीचर में दिक्कत है, मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे। ऐसा मैंने सोचा था, बिल्कुल सोचा था मैंने। फिर इसने जयदीप सर का और कोर्स परचेज ग्रामर किया। के नोट्स ऐसे होते हैं कि अगर आपने नहीं समझा तो आप उनको दोबारा खोल के देखोगे तो कुछ भी नहीं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो थोड़े होते शॉर्ट में होते हैं ना। शॉर्ट में होते हैं। और मेरी थोड़ी इंग्लिश कमजोरी थी पहले से ही, तो मैंने प्रैक्टिस की नहीं थी, ओनली नोट्स बनाए। तो गोपाल वर्मा सर से मेरे को बस एग्जेक्टिव क्या होता है इतना ही पता चला, एडवर्ब क्या होता है इतना ही पता चला। हाँ, वो उतना समझ नहीं पाया इतना कुछ भी जयदीप समझ सर नहीं से पाया। समझे। उसका कारण ये है कि जो सर ने बताया उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। एक बार ठोकर खा ली, और उसके बाद फिर समझना ठोकर शुरू ऐसी किया। खाई थी कि मैंने जो जयदीप सिंह सर के नोट्स बनाए थे तो उसमें मेरी 3 रजिस्टर लग गए थे मेरे, मतलब भर दिए थे मैंने। भर दिए थे। हाँ, जो तो मेरे जो भी मन में आता था ना, जो अच्छी बात होती है भाई ये रूल लिख लिया हमने, पर ये रूल्स के बारे में अपन को क्या मन में आ रहा है, क्या बात अपन को खुद को लग रही है, वो भी मैं लिख लेता था। श्रवण, पता है आदमी क्या है ना, हम 2 क्लास में तीन क्लास में बांट सकते हैं, एक ब्रिलियंट, एक सामान्य और एक ढक्कन। ठीक है, ढक्कन वो जो ना खुद के अनुभव से सीखे ना दूसरे के अनुभव से सीखे, सामान्य वो जो अपने अनुभवों से सीखे, जो तूने किया। पहले तूने गलती की, फिर उस गलती से सीखा, फिर दोबारा उस गलती को सुधारा, इसीलिए 3 साल लगा। और समझदार पता कौन होता है? ब्रिलियंट बच्चा वो जो सीखे लेकिन दूसरे के अनुभव से सीखे। जैसे आज तेरे अनुभव से पता नहीं कितने लाखों बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे और वो समझदार बनेंगे। हाँ, एक तो गलती भी किया है कि लाइब्रेरी में सब बोलते हैं अब डिज्नी में क्या है नोट्स बनाना है, ऐसा बोलते ज्ञानचंद बहुत होते हैं। बिल्कुल, अपन चाय पीने जाते हैं तो बोल देते हैं बीच में, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ था, डिज्नी में नोट्स नहीं बनाए थे, सारा लेके बैठा था। फिर ठोकर लगी तो ऐसी लगी कि मैंने इंग्लिश में तो बनाए थे बहुत अच्छे नोट्स, 3-3 रजिस्टर। डिज्नी में मेरे अच्छे खासे रजिस्टर थे, वो भी 4 भर गए मेरे जब दोबारा बनाए। हाँ, अरुण सर के बनाए थे मैंने। और अरुण सर की खास बात ये है कि जो उनकी शीट्स होती है ना, उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा। और जो वो ऐसे मुझे लग रहा है कि जो शीट तैयार करके लाए है ना, वो बहुत ज्यादा मेहनत करके लाए हैं। बहुत सच बिल्कुल, उनकी शीट देखता हूँ उनमें तो ऐसा लगता है कि अब कुछ बाकी नहीं है, सारा आ जाता है। तो जो रीजनिंग में जो सर क्वेश्चन करवाते थे, जो कॉन्सेप्ट लिखवाते थे, वो लिखता था मैं। और जो मेरे मन से जो मेरे को उपस्थित थी बात, वो भी मैं लिखता था। टाइम लगता था, बिल्कुल लगा मेरे को। जो मैंने कोर्स किया था दोबारा, उसमें भी मैं 3 महीने पहले भी कर सकता था मैं कंप्लीट। बिल्कुल, पर मैंने कहा 3 महीने लगने दो, कोई बात नहीं, पर इस बार ढंग से करना है। इस बार ढंग से ही करना है और ऐसे नोट्स बनाने हैं कि कोई अपने से मांगे। नाइस यार, नाइस श्रवण। और पता है श्रवण, इन इंटरव्यू का ना मतलब भी यही है कि आपके अनुभवों से ना कुछ लोग सीखें, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं कि हम ही वो गलती करें और फिर सीखा जाए। मजा उसमें जो दूसरे गलती करें और उन्हीं से हम सीख लें। हाँ, और सर रीजनिंग में मतलब मैं जो शीटें करवाते थे तो मैं लाल पेन से क्वेश्चन लिखता था और उसका आंसर पूरा लिखता था, इसलिए मेरी भर गई। और जो भी सोचता था वो लिखता था, वही बात। और प्रीलिम्स में नंबर कितने आए रीजनिंग में? रीजनिंग में मेरे 50 आउट ऑफ 50 थे। और मेंस में? मेंस में एक क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा। अच्छा, 86 आए थे। नाइस। और इंग्लिश में क्या स्कोर रहा मेंस में? मेंस में 124 थे मेरे। ठीक है। और प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में 42 थे शायद। ठीक, अच्छा स्कोर। अच्छा, ये बता कि जब तूने ये गलतियां की और टीचर ने जो सजेस्ट किया तुझे और वो तूने नहीं माना उस हिसाब से, उसके बाद तू दोबारा से फिर तूने मेहनत करनी शुरू की, दोबारा से जीरो से पहाड़ चढ़ना शुरू किया? वो ऐसे भी किया था मैंने, दोबारा इसीलिए लिया था कि मैं थोड़ा ईगो में भी था कि 2023 वाला मेरा प्री भी हो जाएगा। अपन सोच लेते मन में सोच लेते होता है। थोड़ा मेरे प्री में अच्छे भी आ रहे थे, 150 के आसपास आ रहे थे 2023 वाले प्री से पहले मॉक में। तो उसमें मेरे 141 आए थे और मेरा 2023 प्री नहीं हुआ था मेरा। नाइस। तो वो एक टाइप का सदमा भी था मेरे लिए, और वो कई बार जरूरी होता है। उसके बाद से मैंने फिर मैं ऐसे ही रहा था। फिर जब रिजल्ट आया तो 146 थी ओबीसी की मेरिट और मेरे 141 थे। हाँ, तो कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। तो उस टाइम फिर मैं 10-15 दिन ऐसे ही रहा था, बिल्कुल गुमसुम सा। तो मैंने फिर सोचा कि अपन ने गलतियां किया की है। तो गलतियां तो यही थी, एक तो नोट्स नहीं बनाए थे और
ये सर कहते, फिर मेरे को फील भी हुआ जो सर कहते हैं ना वो सबसे बेस्ट होता है। सबसे बेस्ट होता है क्यों? क्योंकि सर ने वो हजारों बच्चे निकाल दिए वहां से। अपन लाइब्रेरी में अपन एक को अपन मान लेते हैं यही है हीरो एसएससी का, हम उसकी मानते हैं और सर की नहीं मानते, और ये सबसे बड़ी गलती है। जी सर। लाइब्रेरी में 50 ज्ञानचंद बैठे हैं, 50 से राय मत लो, उनमें से एक होता है वो सबको ज्ञान देता है और हम और उसका सिलेक्शन भी नहीं होता। नहीं होता है, अभी भी नहीं हुआ। तेरा इंटरव्यू देख रहा होगा, तेरे को बहुत गालियां बकेगा। अच्छा मुझे ये बता कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, शेड्यूल क्या बनाते थे पढ़ने का? टाइम मैनेजमेंट ऐसा था कि कोई बोलता है रात को पढ़ो, कोई बोलता है दिन को पढ़ो। तो एक बार मैंने कोई वीडियो देखा था, मुझे याद नहीं है अब कहाँ पे वो, उन्होंने बोला था कि टाइम तो पढ़ने का सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक ही होता है। अब चाहे आप रात को पढ़ो, मैंने ऐसे भी देखे हैं बच्चे रूम लेके रहते हैं, फिर वो बोलते हैं मैं पूरी रात पढ़ता हूँ, चाय बनाते हैं पीते हैं आराम से थोड़ी बहुत टाइम पास करते हैं। मुझे तो नहीं लगता है रात को कोई पढ़ता है सीरियसली, बाकी पढ़ते भी होंगे मुझे नहीं पता बहुत, पर मेरे अकॉर्डिंग तो दिन का टाइम शेड्यूल ही ठीक है ऐसे। अभी एक बच्ची थी आयुषी चौधरी करके, और अभी उसका आईएएस में सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में, तो वो स्टूडेंट थी तो मिलने आई थी, तो उसका मैं इंटरव्यू पॉडकास्ट कर रहा था उसके साथ, इंटरव्यू टाइप जैसे आप बैठे ऐसे। तो उसने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज बताई, वो जॉब भी करती थी और ऑनलाइन मतलब वर्क फ्रॉम होम पे जॉब करती थी, अमेरिकन में एक कंपनी थी वहां पे, और उसका बैकग्राउंड भी अच्छा था पढ़ाई लिखाई का। तो वो कहती थी कि सर मैंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ था कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगी, और ना 4 बजे उठती थी वो, 4 साढ़े 4 बजे उठती थी, और घर के छोटे मोटे काम करने का, तो मैं 5 बजे बैठती थी पढ़ने। जी सर। और 5 से 8 लगातार 3 घंटे पढ़ती थी, ठीक है। उसके बाद 8 से 9 में कह रही थी कि सर मैं अपना घर का काम भी करना होता था। आयुषी चौधरी आप समझ सकते हो, देसी परिवार है इधर शामली साइड का, जाटों का परिवार है, तो वहाँ बच्चे सारे ही काम करते हैं घर के। जी सर। तो कहती 5 से 8 3 घंटे पढ़ लिया। उसका 8 से 9 में मैंने खाना भी खाना, नाश्ता भी करना है, घर के भी काम करने और छोटी मोटी इधर उधर की चीजें भी करनी है। कह रही सर फिर मैं बैठती थी दोबारा से 9 बजे, और 9 से 12 फिर 3 घंटे पढ़ती थी। उसके बाद मैं अपना जॉब करती थी 12 से, जो अमेरिकन कंपनी रहती थी ऑनलाइन, जो वर्क फ्रॉम होम पे जॉब होती थी। तो कह रही मैं दिन के जो ये 6 घंटे निकालती थी ना, ये मेरे लिए बाकी लोगों के 10 घंटे और मेरे 6 घंटे ज्यादा वैल्यू रखते थे उन 10 घंटों से भी। यानी बोले सुबह ना तो कोई डिस्टरबेंस थी ना कुछ और था, और आप सोचो कि 12 बजे तक एक बच्चा 6 घंटे कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर गया, जिसमें 1 घंटे का ब्रेक भी ले गया। तो मैं भी हमेशा से यही मानता हूं, मैं अपने बच्चे को भी यही सलाह देता हूं कि जितना ज्यादा हो सके शरीर को आदत डालो मॉर्निंग में पढ़ने की, क्योंकि सुबह जो 3 घंटा पढ़ते हो ना, वो तो ऐसा पॉइंट होता है जहां आप 100 मेहनत करते हो ना 100%, तो रिजल्ट 300% आएगा। रात को या शाम को ये रहता है कि आप 100 मेहनत करोगे तो रिजल्ट 50 ही आएगा। तो बहुत बेटर तरीका है मॉर्निंग में पढ़ने का, और मैंने उस बच्ची से भी सीखा। तो तेरा भी यही शेड्यूल था कि दिन में ही पढ़ने का, रात को नहीं? हाँ, दिन में पढ़ना है। रात को कितने बजे सो जाता था? रात में कभी 10 बजे, कभी 10:30 बजे, कभी 11 बजे। और पढ़ाई कहाँ करते थे, रूम पे या लाइब्रेरी में? नहीं सर, मैंने हमेशा ही पढ़ाई लाइब्रेरी में ही की। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ने बोला था कि तेरे से पढ़ाई लाइब्रेरी में होगी, तो मैं शुरुआत में ही लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। तो आदत पड़ गई उसकी, तो लाइब्रेरी में मजा आने लगा। हाँ बिल्कुल। तो लाइब्रेरी में डिस्टर्बेंस नहीं होती थी? लाइब्रेरी में हम चाहे तो हम डिस्टर्ब खुद होना चाहे तो हो जावे। ऐसे मेरी जो 2023 का प्री था, तो उससे पहले मेरी लाइब्रेरी ऐसी थी कि मैं बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल बना रखा था, टाइम पास करते। हाँ, कभी बाहर जाके बैठ जाता, घंटे घंटे बाहर ही बैठा रहता था, और ऐसे अच्छी अच्छी बातें करते थे, चाय भी पीते थे। तो जो रिजल्ट आया प्री का 2023, चाय पलट दी तेरे उस दिन मेरा तो पूरा दिमाग खराब। फिर मैंने लाइब्रेरी चेंज कर ली, और वो लाइब्रेरी चेंज की थी, वो बहुत अच्छा डिसीजन था। फिर मैंने वो पहले से सोच के गया था कि दोस्त तो बनाना है, 1-2 तो बनाना ही है, पर कम रखने और काम अच्छा वाले। अच्छा। हाँ। और मैं उसके बाद से ऐसे मेरे शेड्यूल ऐसे बन गए कि मैं जब भी मेरी चाय तो पीनी पड़ती है, तो मैं जाता था तो अकेला ही जाता था चाय पीने। हाँ बिल्कुल। नाइस। ऐसे अच्छा, एक चीज मुझे और बताना, क्योंकि चाय पीने साथ में जाते हैं ना, हाँ, तो 1 घंटा कब निकल जाता है वो पता नहीं चलता। हाँ, बिल्कुल नहीं पता चलता। तो यही बता के जब सोशल मीडिया देखते तो उसमें पता नहीं चलता रील 1 घंटे में कितनी देख दी। सर देखता था सोशल मीडिया, यकीन नहीं करेंगे, मैं अभी बोलूंगा तो यकीन
कुछ कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मैं लाइब्रेरी जाता था ना, तो पिछले 1 साल से मैं मोबाइल साथ में नहीं लेके जाता था। अच्छा, मोबाइल लेके नहीं जाता नहीं था? जाता था, बिल्कुल। किताबें लेके कोई अपन को पता रहता था कि आज ये क्लास लेनी है, क्यों मेरे पास लैपटॉप था तो मॉक तो मैं लैपटॉप से देता था। तो अपन को पहले पता रहता है कि आज ये काम है, अपन को फॉर्म लगाना है, तो वहां पे जाना है मित्र पे। तो मैं पहले ही उस दिन मोबाइल लेके जाता था, मतलब हफ्ते में एक आध दिन ऐसा निकलता था कि मैं साथ में मोबाइल लेके जाता था, बाकी मैं साथ में मोबाइल नहीं लेके जाता था। नाइस। यानी सोशल मीडिया था ही नहीं जिंदगी में बहुत ज्यादा। हाँ, देखो टेलीग्राम तो थोड़ा काम आता है, हाँ और व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप नहीं था फालतू का। हाँ, घर और गृहस्थी के तो। हाँ बिल्कुल, इंस्टाग्राम तो बिल्कुल ही नहीं था ऐसा। नाइस। और वैसे भी सोशल मीडिया में जितने इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो बच्चे को ना बड़ा सेलेक्टिव करना चाहिए उन चीजों में कि हमें क्या सुनना है और कितना हिस्सा सुनना जी है ना। देखो, हर चीज के ना फायदे भी और नुकसान भी। टेक्नोलॉजी दो धारी तलवार है ना, काटेगी भी और बचाएगी भी आपको। टेक्नोलॉजी के मामले में टेलीग्राम बच्चों के लिए काम भी आता है, काम भी आता है। और टेलीग्राम डिस्ट्रक्टिव भी होता है, जब उसमें बहुत सारी पीडीएफ डाउनलोड होती ना, वीडियो डाउनलोड होनी शुरू होती फालतू की हैं, वो भी गलत चीज है। लेकिन आप सोशल मीडिया में भी ना एक दो को फॉलो करिए, और उन लोगों को फॉलो करिए जो बिल्कुल आपके काम की बातें बता रहे हैं और उनकी बातों से आपको फायदा हो रहा है जी। ये नहीं कि वो फालतू में हा हल्ला काटने वाली चीज होनी चाहिए। तो सोशल मीडिया से तो लगभग दूर था। लगभग दूर था, ये क्योंकि अच्छी चीज थी। वो टेलीग्राम भी उस टाइम खोलता था जब काम पड़ता था। अच्छा, तो मुझे ये बता कि जो आखिरी 1 साल रहा तेरा तैयारी का, वो तूने लगातार पढ़ाई किया, बीच में ब्रेक भी हुए कुछ लंबे? कुछ भी ब्रेक नहीं है, बस मेरे को जब मेरा 2024 प्री था, उससे जस्ट 3 दिन पहले मेरे को टाइफाइड हुआ था। अच्छा, नहीं तो लगातार पढ़ाई करता रहा? तो 3 दिन तो मैं सोता ही रहा था। हाँ। और टाइफाइड में ही एग्जाम देने गया था मैं। अच्छा, 2024 वाला? हाँ, प्री वाला। प्री वाला कितने नंबर थे तेरे प्री में? 155 थे। 155 हाँ। है। तो यार फिर तू 1 साल कंसिस्टेंट कैसे रहा लास्ट वाले में, लगातार मेहनत कैसे करता रहा? वो सर, मुझे ऐसे भी लगने लगा कि अब बहुत सारे साल हो गए मेरे को। अच्छा। किसी कोई कोई तो 5-6 साल तक रहता है, पर मेरे को तो 3 साल भी बड़े भारी लगने लग गए थे। भारी लगने लग गई ऐसे। और भी कई सारे कारण थे, घर से। हाँ, वो सामाजिक परिवेश सबका हमारे आप जैसे और सब फिर जैसे था। धीरे धीरे मैं पढ़ने लग गया था, मेरे को वापस दोबारा से कोर्स लिया, थोड़ा नोट्स भी बने, इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। इंटरेस्ट वो ऐसे लगने लगा कि अभी ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ये करना है, जल्दी खाना खाओ, वापस चलो, ये करना है, वो करना है। वो उसी में रम गया था मैं पूरा। नाइस करना है, बहुत जरूरी है। अच्छा, मटेरियल कैसे सेलेक्ट करते थे पढ़ने का, कि कौन सी किताब लें, क्या लें, पीडीएफ लें, क्या लें, उसको कैसे डिसाइड करते थे? सर, ये भी गलती की थी मैंने। बता, अपनी गलतियां ही बता, वो ज्यादा जरूरी है। जी सर, पहले मैं लाइब्रेरी जाता था, मोबाइल भी साथ में लेके जाता था, दोस्त भी थे मेरे बहुत सारे, तो कभी मैं उसके पास जाता था, तेरे पास कौन सी बुक है, फिर उसके पास जाता था, कौन सी बुक है, फिर ऐसे मेरे को सभी बुकें अच्छी लगती थी। फिर मैंने धीरे धीरे बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर ली, मैंने फालतू की बुक्स लेके आ गई, मैं पता नहीं कितनी, तो और उनको मैंने कभी पढ़ी ही नहीं। तो फिर मेरे को लास्ट में समझ में आ गया था कि ग्रामर है तो उसमें अपन के खुद के नोट्स बनाए हुए हैं इतने अच्छे, तो उसमें को क्या ही लेना है। और जयदीप सिंह सर ने पीडीपी दे रखी थी, वो मैंने हार्ड कॉपी निकाली, कभी मैं सॉफ्ट कॉपी तो मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं। मैंने थोड़े दिन पहले मतलब रिसर्च करके ना एक रील बनाई थी, और वो काफी वायरल गई, 7-8 मिलियन व्यू गए। उसमें मैंने यही कहा था कि आपके पास इतनी किताबें आप खरीद लेते हैं, लेकिन ईमानदारी से सिर्फ ये बताओ कि उन किताबों, कितनी ऐसी किताबें जिसमें पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक आपने सारा पढ़ा है। आप बस शौक शौक में किताबें खरीद लेते हैं, शौक शौक में पीडीएफ डाउनलोड मार लेते हैं, है ना, उनका यूज नहीं होता। और कई बार क्या होता है कि धीरे धीरे ना हम अपने ऊपर कचरा बढ़ा रहे होते हैं इस चीज के थ्रू। सिलेक्टेड किताबें खरीदो, है ना। अच्छा, जो खरीदो फिर उसको पूरा करो। अगर पीडीएफ डाउनलोड, ये नहीं कि फ्री में आ रही तो डाउनलोड करे जाओ, है ना। एक वो हमारे एक टीचर है, वो कहते हैं कि पीडीएफ कलेक्टर हो गए बच्चे, वो पीडीएफ कलेक्ट करते रहते हैं दुनिया भर की। पीडीएफ कलेक्ट करने से कुछ हासिल ही नहीं होना। आपके पास पहले से इतनी, उन्हीं को तैयार कर लो, वही बहुत है। तो बहुत जरूरी है कि जो कंटेंट है जितना है लिमिटेड रखो, बहुत मतलब ज्यादा संख्या में भी नुकसान देता है। ये आयुषी चौधरी का जो मैं बता रहा हूँ, आईएएस सेलेक्ट, इसी ने मुझे बताया। मैंने इससे एक सवाल पूछा कि तैयारी करते वक्त जो रिसोर्सेज होते हैं, एम्पल रिसोर्स होने या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड का तैयारी में क्या फर्क पड़ता है? तो उसने पूछा कि सर, पॉजिटिव में बहुत फर्क पड़ता है अगर आपके पास ये रिसोर्सेज नहीं है तो। क्योंकि जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे ना,
उतने मतलब बहुत कम चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के। लेकिन अगर रिसोर्सेज कम है ना तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। बिल्कुल। और ये आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं कि जिनके पास खूब पैसा वो कामयाब नहीं हुए, और तेरे और मेरे गरीब जैसे माँ बाप के बच्चे आज यहाँ बैठे हुए है ना। तो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हो ज्यादा कामयाब हुए। इसलिए भागो मत किताबों की तरफ, भागो मत पीडीएफ की तरफ, भागो मत फालतू की चीजों की तरफ। वो जरूर है कंट्रोल जी करना। बिल्कुल सर, वो कंजूस भी रहना पड़ता है, पर मैं मेरी लाइब्रेरी में देखता हूँ कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉपी में पढ़ने की कोशिश करते हैं, मोबाइल में पढ़ने की पीडीएफ। तो मैं तो कंजूसी नहीं करता था, मैं तो हार्ड कॉपी ही निकलवाता था। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती कि ये पीडीएफ तो निकाल लेनी चाहिए, हाँ। जो मेरा कंटेंट था वो सारा मेरा हार्ड कॉपी में ही था। नहीं, वो अच्छा तरीका है कि जो मेन चीजें हैं आपको सेलेक्ट करनी चाहिए कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। जो पढ़ना है उसको आप करवा सकते हैं बुक फॉर्मेट में या ऑफलाइन में। जी सर। अच्छा, एक मुझे बता कि तूने 3 साल लाइब्रेरी में बिताए, तो तेरे को ये समझ में आया होगा कि लाइब्रेरी में क्या क्या गलतियां होती है। जैसे तूने बताया कुछ यार दोस्त बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, उस चक्कर में समय खराब होता है। चाय पीने के चक्कर में 1 घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता। तो तेरे हिसाब से लाइब्रेरी में पढ़ने का सही तरीका क्या है? सर मेरी कुछ वैसे तो सब जानते हैं, पर मेरी जो खास बातें हैं वो बता दूं। मेरे पास बहुत सारी ड्रेस थी पहनने के लिए, फिर भी मैं लोअर टी शर्ट में जाता था जानबूझ के, और वो भी थोड़े बहुत पुराने हो जाते थे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। पास में बेटा सोचता था ये इतना नॉर्मल सा रहता है। मेरे जो लाइब्रेरी थी मैं देखता था कि बच्चे सज धज के आते हैं। लड़कियां भी आती थी? हाँ सारे आते हैं सज धज के, लड़के हो चाहे लड़की हो सारे। जो मेरे को एक बार मतलब वो जो बाद में पिछले 1 साल में ऐसा हो गया कि तू सोच रहा है तो सोच ले, तू कुछ भी सोच ले, मेरी पुरानी ड्रेस है, मेरी ड्रेस है, कुछ भी सोच ले, सोच ले, मेरे को पढ़ना है। वो हो गया था मैं। और वही था कि मैं चाय पीने अकेला जाता था। अच्छा, अकेला चाय पीने जाता था, टाइम खराब नहीं करता। और मोबाइल साथ में नहीं लेके जाता था मैं। तीसरा मोबाइल नहीं लेके जाता था लाइब्रेरी में। हाँ। और जो मैंने जो क्लासें भी लेता था कैरियर की, तो सर मैंने कोई गिनती की 1-2 बार कमेंट की थी। कभी भी मैं कमेंट नहीं करता, चाहे अच्छी हो बुरी, कुछ क्लासों में कोई कमेंट नहीं करता था। 4 पॉइंट, हाँ। अच्छी हो तो भी मैं नहीं करता था, वो भी वीक पॉइंट होगा शायद तक मेरा, पर नहीं करता था मैं। नहीं करता। तो इस बच्चे ने 4 पॉइंट बताए और बड़े अच्छे हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ने का क्या तरीका होगा। तो इस बच्चे ने 4 पॉइंट बताए। सबसे पहला पॉइंट ये बताया कि बिल्कुल साधारण कपड़े पहन के जाओ, ताकि ना तो आप में वो अट्रैक्शन वाली उम्मीदें जागे, ना आपके चक्कर में किसी और में जागे। दूसरा, इसने कहा कि मैं लाइब्रेरी में जाता था तो मोबाइल लेके नहीं जाता था। तीसरा, जब मैं लाइब्रेरी में जाता था और बीच में रेस्ट में चाय पीने जाता था तो अकेला चाय पीने जाता था ताकि मेरा समय खराब ना हो। और चौथा, इसने पॉइंट बनाया कि मेरे बारे में मेरे बगल वाले क्या सोच रहे हैं इसके बारे में मुझे रत्ती भर भी नहीं सोचना। बिल्कुल सर। क्योंकि अगर मैं उसके बारे में सोचूंगा तो फिर मैं तो पढ़ लिया और फिर हमारा काम हो गया। और 5वीं चीज जो इसने सबसे अच्छी चीज बताई वो ये कि मुझे अपना ध्यान नहीं भटकाना है, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान चंदों से ज्ञान नहीं लेना है जो मेरे कैरियर को स्पॉइल करें। तो ये 5 पॉइंट इसने बताए कुल मिला के, जो एक लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चे को ध्यान में रखने चाहिए। फिर से रिपीट करता हूं, ज्ञान चंदों की राय कम से कम लेने हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं ये सोचो ही मत। तीसरा, लाइब्रेरी में जाओ तो कम से कम यार दोस्त बनाओ, साधारण से साधारण कपड़े पहनो ताकि आप किसी पर अट्रैक्ट ना हो और आपके कपड़ों की वजह से कोई आप पर अट्रैक्ट ना हो। और जब आप चाय पीने जाओ तो अकेले चाय पीने जाओ ताकि समय कम से कम लगे और आपका पूरा ध्यान पढ़ाई में लगे। अच्छा, ये बता कि ताने मारने वाले, तेरे को तो 3 साल लग गए तो तेरे को दबा के ताने दिए होंगे लोगों ने, तो तेरे को बढ़िया ताना कौन सा लगा जिसने तेरे को अंदर से कचोट दिया कि हाँ तेरी ऐसी तैसी ताना? ये सबसे बेकार लगा कि गांव में ऐसे बोलते थे कि ये काम से भाग के वहां पे जयपुर गया है, बैठ गए वहां पे और 2-3 साल घूमेगा जयपुर काम और वापस आ जाएगा और कुछ होना नहीं है। ऐसा मैंने सुना था, एक बार नहीं, मैंने कई बार सुना था। सब भाभी के बोलते भी हैं। और कुछ बोलता भी था ना तो मैं कुछ भी जवाब नहीं देता, ना अच्छा जवाब ना बुरा जवाब। कोई गलत वाइब देता था मेरे को तो ना अच्छा रेस्पॉन्स ना बुरा रेस्पॉन्स, कुछ भी नहीं करता था। मुझे सब सारा पता था कि कौन क्या बोल रहा है, पर मैंने कभी कुछ नहीं बोला, वापस कुछ नहीं बोलना है। और ये बढ़िया भी तरीका है। अपन गुस्सा भी करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, अपनी इंसल्ट होनी है उसमें। बिल्कुल वही बात, क्योंकि जब आप कामयाब हो जाओगे तो जवाब अपने आप मिल जाएगा। वही है। तो चलिए मेरे बच्चे, ये था हमारा छोटा भाई श्रवण चौधरी, जी सर। राजस्थान चूरू नागौर से। हाँ जी सर।
और इसने अपने जीवन की जर्नी बताई, और इसके साथ इंटरव्यू में एक बहुत अच्छी चीज रही कि इसने अपनी गलतियां सारी बताई। वरना बच्चा जब कामयाब हो जाता है ना तो गलतियां नहीं बताता, वो सारी फिर अपनी अच्छी अच्छी चीजें बताता है, और इंटरव्यू का वहां पे मतलब खत्म हो जाता है। क्योंकि हम और आप यहाँ जानने बैठे हैं किस लिए, कि हम ये देखें कि इसने क्या गलती की जो हमें नहीं करनी। तो थैंक यू भाई श्रवण, तेरा सर बहुत एक दो बहुत पॉइंट और भी है हाँ मेरे। आप बोलो, बताओ बताओ। सर हम क्या है कि मैं शुरुआत में तो ऐसा था कि लिखा था मैंने 7 बजे उठना है, ऐसा करना है, अच्छा। ठीक है। हाँ। हाँ, तो उसके बाद से मैं तो ये तो पता चल गई, ये तो बिल्कुल इमेच्योरिटी वाली बात है, वो तो होती है। और मुझे ऐसा भी फील हुआ कि हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं वो अपनी जो जैविक प्रक्रिया होती है वो 7 दिन बराबर नहीं होते। नहीं होती। मेरे 2-3 दिन ऐसे होते हैं कि मेरे अपने आप नींद जग जाती आराम से 10 मिनट पहले, सुबह 6 बजे। और कई दिन ऐसे होते हैं कि मेरे 1 घंटा 7 बजे तक पड़ा रह जाता हूँ मैं, ऐसा भी होता है। तो सप्ताह के सारे दिन बराबर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। और उसमें जो बीत गई है वो भाई अपन का जो 1-2 घंटा गया है वो गया है, गया है, सच बात अब है। जो बचा है उसको हैंडल करना है अपन को, बिल्कुल वही बात है। जेन्युइन। हाँ जी। सातों दिन एक जैसे नहीं होते, और आप ऐसा भी नहीं कि एक फिक्स शेड्यूल पर चलते चले जाएं, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि आप कोई चीज बनाएं, उसमें गलतियां ढूंढें, उसे सुधारें और आगे बढ़ते चले जाएं। यही एक तरीका हो। सर जो मेरी कंपटीशन की जर्नी में जो भी मेरे से गलतियां हुई है और उनका जो सजेशन है वो मैं बताना चाहता हूँ। एक तो सजेशन ये है कि अपने जो कंपटीशन की दुनिया है उसमें टीचर्स नए नए आते रहेंगे जाते रहेंगे, टीचर्स फेमस होते हैं वापस चले भी जाते हैं, पर अपने को अपने के कंटेंट पे जो भरोसा रखना है, जो अपने हो सकता है अपन को 2 साल पहले बनाए थे जो नोट्स बनाए थे, अब एक कोई नए टीचर फेमस आ गए तो अपन को ऐसे लगता है कि अपन को नए नए सिरे से शुरू करना चाहिए, तो उसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती। जैसे कि मेरे 2 साल पहले मैंने कैरियर बिल से बनाए थे जीके के नोट्स, तो वो आज भी काम आ रहे हैं, और बीच में मैंने कोई भी कंटेंट चेंज नहीं किया है जीके के लिए। और दूसरी बात है कि लिमिटेड सोर्स रखने हैं और अनलिमिटेड रिवीजन करना है। और तीसरी बात है कि अपने को सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। बाहर से तो आता है तो अच्छी बात है मोटिवेशन, और सेल्फ मोटिवेशन भी रहना है। और चौथा पॉइंट ये है कि सर शॉर्ट नोट्स के चक्कर में नहीं रहना है, जितना हो सके मैं तो कहता हूँ उतने ज्यादा बड़े नोट्स बनाने हैं। और 500 पॉइंट ये है कि अपने लुक्स पे इतना ध्यान नहीं देना है, नॉर्मल सा रहना है बस। और सप्ताह के 7 दिन बराबर नहीं होते हैं, कभी हमको ज्यादा एक दिन ज्यादा नींद आएगी, कभी कभी हमारी नींद रहेगी नहीं, अपने आप ही मोटिवेट रहेंगे, कभी कभी डिमोटिवेट रहेंगे। सब में बराबर रहने की कोशिश करनी है, डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करनी है। और लाइब्रेरी में ओवर थिंकिंग से बचना है। और कुछ बच्चे ऐसे शो ऑफ भी करते हैं कि अपने को ऐसे लग जाता है कि ये बहुत ज्यादा पढ़ने वाला आदमी है, अपन कमजोर समझ, ऐसा कुछ नहीं है। किसका होगा वो तो मेहनत ही बताती है। हमारा जब कोर्स पूरा हो जाएगा तो हम टेस्ट देंगे तो फिर भी हमें ऐसा लगेगा कि समथिंग इज रिमेनिंग, अपन ने कुछ छोड़ दिया है, कुछ चैप्टर में कुछ छोड़ दिया, वो हमेशा ही लगता ही रहेगा। हमेशा हमें हमेशा ऐसा लगेगा 100% सिलेबस नहीं है हुआ है, वो लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। अपन जब भी टेस्ट देते हैं तो कुछ न कुछ नई बातें निकल कर आती है, तो उनको भी नोट डाउन करना है। जो भी नई बातें निकल कर आती है उनको भी नोट डाउन करना है और बस इम्प्रूवमेंट करते जाना है।